ये मध्यकालीन बर्बरता की जीता जागता नजारा है कि वहाँ की कानून व्यवस्था टूट चुकी है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। हमें ভাবতে পারিনি এরকম নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে কখনো। যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। नमस्कार, मैं हूं नकमा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बीरभूम का दौरा किया है। बंगाल में बीरभूम में उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। बीरभूम में एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी। कुछ लोगों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिसमें 8 लोग जिंदा जले। मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। प्रभावित घरों के पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है और कहा है कि आग में मरने वाले 10 लोगों के परिवारों को नौकरी और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमें ভাবতে পারিনি এরকম নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে কখনো। যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। इस मामले के सिलसिले में अब जो नाम सामने आ रहा है वो है अनारुल हुसैन का नाम, जो तृणमूल कांग्रेस का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है। माना जा रहा है कि अनारुल हुसैन का एक रोल था इस कॉन्स्पिरेसी में, जहां ये घर जलाए गए। ये घर के अंदर जब ये जलाए गए, इसके अंदर महिलाएं, बच्चे थे और जिनकी मौत हो गई। और अब बताया जा रहा है कि अनारुल हुसैन इसके पीछे है और अनारुल हुसैन को अरेस्ट करना है, ऐसे ममता बनर्जी खुद ऐलान किया है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? पुलिस क्यों नहीं थी एक मर्डर होने के बाद, जब सबको पता था कि ऐसा हो सकता है? पुलिस को काफ़ी सारे सवालों का जवाब देना है। खुद पुलिस को ये क्लियर करना है कि कैसे यहाँ पे कोई पुलिस तैनात नहीं था एक मर्डर होने के बाद। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कई तबादले होंगे, लेकिन जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची तो उस गांव में जहां पर एक हत्या हुई है और उसके बाद 8 लोगों को जलाकर मारा गया है और तनाव फैला हुआ है, तो मुख्यमंत्री के स्वागत में टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक स्वागत गेट बनाया। उसे रंग बिरंगी तोरण से सजाया गया। भाजपा ने इस पर सवाल पूछा है कि आप शोक मनाने जा रही हैं या जश्न। पीड़ित परिवारों के बीच पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि वो सोच भी नहीं सकती कि आज के बंगाल में इतना बर्बर कांड हो सकता है। माताओं और बच्चों की हत्या कर दी गई है। ममता ने पुलिस अफसरों को बुलाकर कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस हर पहलू से इसकी जांच करेगी। बीरभूम की इस घटना को लेकर बंगाल से दिल्ली तक राजनीति तेज है। बीजेपी की एक टीम ने भी आज बीरभूम का दौरा किया है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और वो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। बीजेपी इसे ममता सरकार की नाकामी बता रही है। इधर यहां दिल्ली में टीएमसी नेता केंद्रीय गृह मंत्री से मिले। उन्होंने राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की है। गवर्नर जो काम करते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का खिलाफ में है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इज अंडर थ्रेट, तो उनको आप विथड्रॉ कर लीजिए। और रामपुर हाट को लेके प्रधान गवर्नर को मुख्यमंत्री जो चिट्ठी दिया, वो चिट्ठी का कॉपी हम लोग अमित शाह जी के हाथ में सौंप दिया। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार को इस घटना से सबक लेने की बात कही है। बर्निंग ऑफ पीपल अलाइव इन डेमोक्रेसी इन दिस मैनर इज वेरी पेनफुल, वेरी शेमफुल। आई अपील टू द गवर्नमेंट टू लर्न द लेसन्स rather than offer just a defense.
गवर्नर ने इसे वेरी पेनफुल, वेरी शेमफुल बताया है और सरकार को इसे सबक लेने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कांग्रेस ने भी की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। अधीर रंजन चौधरी भी वैसे आज बीरभूम पहुंचे, हालांकि पहले उन्हें पुलिस ने वहां जाने से रोका था। इसे लेकर लोकसभा में गौरव गोगोई ने ममता सरकार पर हमला भी बोला। कांग्रेस इस मामले में लेकिन अब कूद पड़ी है और अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि लोग इस सरकार पर भरोसा नहीं करते। हमने आर्टिकल 355 की मांग की है। मांग है कि मामले की सीबीआई जांच हो। मुख्यमंत्री यहां पिकनिक करने आई थी, हेलीकॉप्टर से आई, खाना खाया और चली गईं। मानव राज की जगह यहां दानव राज है। मुख्यमंत्री ने राज्य को तबाह कर दिया है। बंगाल की इस हिंसा में टीएमसी, बीजेपी और अब कांग्रेस तीनों पार्टियां कूद पड़ी हैं। इस पर देखिए क्या कह रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। सरकार और पुलिस व्यवस्था पर राज्यपाल का निशाना टीएमसी की नाराजगी की वजह है। एक तरफ मौत का मातम है तो दूसरी तरफ राजनीति। बीरभूम से सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो ये है इस वक्त बंगाल की राजनीति और बंगाल की राजनीति से जो यहाँ केंद्र में हलचल मची हुई है। और अब बात करते हैं हम पड़ोसी पाकिस्तान की। पड़ोस पाकिस्तान में एक अलग किस्म की सियासी सरगर्मी है और इसका भी इसमें बहुत दिलचस्पी है। यहाँ पर हमारे देश में भी इस पर काफी चर्चा हो रही है। बात है इमरान खान की कि इमरान खान की कुर्सी रहेगी या जाएगी। इमरान खान की कुर्सी जाना लगभग तय बताया जा रहा है। विपक्ष ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सेना के चहेते रहे इमरान खान का साथ अब शायद सेना ने छोड़ दिया है। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिटमस टेस्ट के पहले इमरान खान ने कहा है कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के एक दिन पहले अपने पत्ते खोल विपक्ष को चौंकाने की बात कर रहे हैं। तो 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा। उसके 3 दिन के बाद और 7 दिनों के अंदर इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। वैसे इमरान खान की कुर्सी जाना तय लग रहा है। कभी आर्मी के चहेते और तालिबान खान की उपाधि पाने वाले इमरान खान ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का मोहभंग क्यों हो गया है? पाकिस्तानी सेना से इमरान के रिश्ते क्यों बिगड़े हैं? पाकिस्तानी सेना के समर्थन से ही इमरान खान प्रधानमंत्री बने, लेकिन साल भर पहले सेना प्रमुख जनरल बाजवा और इमरान खान के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया। ये तनाव आईएसआई के प्रमुख के पद के ऊपर शुरू हुआ। बाजवा चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम को यह पद दिया जाए, जबकि इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हटाया नहीं। एक और मुद्दा रहा अमेरिका से दूरी और रूस से नजदीकी। ये नीति भी सेना को पसंद नहीं आई शायद। मौजूदा संकट पर पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि वो तटस्थ है, यानी इमरान खान की कुर्सी के ऊपर जो संकट बना हुआ है, सेना कह रही है कि वो इस पर तटस्थ है। इमरान खान ने कहा है कि सिर्फ जानवर ही तटस्थ होते हैं। तो जाहिर है कि जब पाकिस्तानी सेना का हाथ इमरान खान के सर पर नहीं है, इसलिए सरकार डावाडोल हो रही है। और एक नजर डालते हैं कि यहां पर संसद की क्या तस्वीर है। पाकिस्तान की संसद के कुल सदस्य 342 हैं, जिसमें सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 155 सदस्य हैं, पीटीआई के। विपक्ष के सदस्यों की तादाद 162 है। बहुमत के लिए जरूरी संख्या 172 है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी का दावा है कि उनके पास 192 लोग हैं। लेकिन पार्टी के 3 सहयोगियों मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायद और बलूचिस्तान अवामी पार्टी विपक्ष के साथ चली गई है। इस बीच ओआईसी की बैठक में जहां चीन भी शामिल था, इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर पे बयान दिया है। लेकिन क्या कश्मीर पे यह बयान उनकी कुर्सी बचा पाएगा? सेना और इमरान खान के बीच टकराव क्यों है? क्या हो सकता है इमरान खान का ट्रंप कार्ड जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा साहब। तो कमर आगा साहब, सबसे पहले
आपसे मैं ये समझना चाह रही हूं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है। लगभग ये तय है कि इमरान खान की कुर्सी जाएगी और ये भी बात जाहिर है कि सेना का समर्थन उन्हें नहीं है। तो ये क्या टकराव इमरान खान और सेना के बीच में? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकारें सेना की मर्जी से ही चलती रही हैं और अगर सेना खुश नहीं हो तो सरकारें नहीं बचती। हाँ, आपने सही कहा, बल्कि बड़ी अजीब समस्या है वहां पे पाकिस्तान में। एक तरफ तो इमरान खान पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हो गए और ये बिल्कुल इनकी सपोर्ट बेस खत्म हो चुका है। पार्लियामेंट के अलावा भी बाहर भी जनता में जितने वायदे किए थे कोई पूरा नहीं कर पाए। फिर दूसरी तरफ ये भी था कि इनकी जो स्थिति बिगड़ती गई, इकोनॉमिक स्थिति भी और पॉलिटिकल स्थिति भी, इनस्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है। और हालत इनकी चलते हुए ये हो गई कि वो तो खुद तो डूबे थे सनम, यार को भी ले डूबे। साथ में आर्मी की भी जो थोड़ी बहुत छवि थी वो भी जाती रही है पाकिस्तान के अंदर। इस समय बड़ी समस्या है। अपोजिशन में कोई लीडर नहीं दिखाई देता। जो बड़े लीडर हैं वो है नवाज शरीफ साहब, वो मुल्क से बाहर हैं। और अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है या यही कंटिन्यू करते हैं, क्या होगा ये कहना मुश्किल है। पर ये लग रहा है कि इनकी कुर्सी जाएगी। क्यों? अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होगी तो क्योंकि समर्थन, या जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे और एक दिन पहले वो चौंकाएंगे विपक्ष को, तो क्या उनका ट्रम्प कार्ड हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या कोई गुंजाइश है? मुझे तो नहीं लगता। उनके सहयोगी दल भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके पार्टी के लोग पहले ही चले गए हैं। सिंध हाउस में 24-25 लोग इनके जो एमपीज थे वो वहां पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा ये भी है कि नंबर लगातार सुना बढ़ता ही चला जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर तो जो समस्या है, जो दिखाई दे रहा है, वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक हो सकता है कि अगर आर्मी इंटरवीन करे और इनको बचा ले किसी तरह से, वो दिखाई नहीं दे रहा। आर्मी की तरफ से कोई इस तरह का इशारा नहीं आता, जिससे कि आर्मी की छवि बहुत बिगड़ चुकी है। अब वो इस मसले पे बोलने पे तैयार नहीं। इस तरीके उनको लगता है कि अगर बोले तो और बड़ी क्राइसिस होगी। इस वक्त तो आर्मी का मैं समझता हूँ कि जो इन्वॉल्वमेंट होगा, ये ढूंढ रहे होंगे कि किसको बनाएं। शाह महमूद कुरैशी भी इस रेस में हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं। बहरहाल अब मैं समझता हूँ 24 घंटे से कम के अंदर हम लोग को सब बातें पता चल जाएंगी। जी, इमरान खान और सेना के बीच में जो भी वजीर आजम वहां पे बनते हैं, सेना का समर्थन तो रहता ही रहता है और उसके बाद ही वो वजीर आजम बने तो सेना के समर्थन शामिल था उनके प्राइम मिनिस्टर बनने में। तो क्या ऐसा सेना और उनमें टकराव रहा जिसकी वजह से बाजवा साहब का हाथ उनके सर से उठ गया है? देखिए, सेना ने ये सोचा था कि ये सबसे वीक आदमी है, अगर इनको हम प्रधानमंत्री बना देते हैं इनकी पार्टी, तो ये पूरी तरीके से सेना पे निर्भर रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी था कि सेना स्वयं सत्ता हासिल करने में असमर्थ थी। तो लग रहा था कि अगर वो स्वयं सत्ता में आती है तो अमेरिका और पश्चिमी देश उसको मान्यता नहीं देंगे जो पहले मिल जाती थी। इस कारणवश उन्हीं ने बाजवा साहब ने ये एक फार्मूला निकाला, इनको लेके आए और इनके साथ अपना उन्हीं ने इनको प्रधानमंत्री बनाया। उन्हीं ने सोचा था कि जो एजेंडा है उस एजेंडे को ये पूरी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे, मगर ये किसी भी चीज में कामयाब नहीं हुए। ये किसी एजेंडे को पूरा नहीं कर पाए और स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। और हालात ये हो गए कि पैसे की इतनी कमी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए कि हर तीसरे महीने इनको बाहर से लोन लेना पड़ता है और काफी चाइना के ऊपर और डिपेंडेंसी हो गई। इनको लाया गया था इस सोच के कि एक फाइन बैलेंस बना लेंगे चाइना और यूरोप के बीच में और रशिया से भी दोस्ती कर लेंगे, तो इनसे कोई खुश नहीं है, अमेरिकन भी खुश नहीं। फिर दूसरी बात यह कि इनके दौरे हुकूमत में सऊदी अरेबिया, यूएई भी इनसे नाराज हो गए, वो भी खुश नहीं है, बल्कि उनके संबंध भारत से ज्यादा घनिष्ठ हो गए हैं। अरबों का भी साथ छूटता चला गया। फिर इन्हीं ने जो वहां पे किंग सलमान के साथ तमीजी भी की, जिसको बहुत बुरा समझा गया। पर्सनल रिलेशन भी इनके बड़े खराब हो गए। तो इस तरीके से सभी फ्रंट पे देखा जाए इनस्टेबिलिटी बढ़ गई, आतंकवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बलूचिस्तान की हालात बहुत खराब हो गए। सिंध में इनके पीरियड में नेशनलिस्ट मूवमेंट दोबारा से खड़ा हो गया। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हम देख रहे हैं कि वहां पे भी पश्चिम मुहाफिज मूवमेंट रोजाना बढ़ता चला जा रहा है। ये सेकुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसको काफी सपोर्ट है
और एक तरफ से तहरीक तालिबान की आतंकवादी गतिविधियां, फिर अफगानिस्तान में भी ये जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया। वहां के ऊपर इन्हीं ने वायदा अमेरिकनों से किया था, ये जिस गुट को लेके आए थे वो इन्हीं ने सोचा था कि मुल्ला ब्रदर के साथ मिल के हम एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो अमेरिकन को एक्सेप्ट होगा और अमेरिका इनको FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकालने में मदद देगा और वर्ल्ड बैंक से एक बड़ी, तो वो भी वहां के ऊपर भी ये हुआ कि coup हो गया और जिसमें मुल्ला ब्रदर बाहर हो गए। हक्कानी नेटवर्क जो कि बड़ा एंटी अमेरिकन नेटवर्क है वो आके बैठ गया, उसको भी ये ठीक से नहीं कंट्रोल कर पाए। तो इस तरह से किसी भी फ्रंट पे इन्हीं ने आने से पहले कहा था भारत से अच्छे संबंध करेंगे, वो भारत के भी रिश्ते बिगड़े रहे। तो ये तो एक जो इमरान खान को एक तरह से एक उपाधि दे दी गई थी तालिबान खान की भी, और बड़ा एक कट्टर छवि उन्होंने शुरुआत में अपनी बनाई और शायद लगा कि इसकी वजह से वो लोकप्रिय रहेंगे, या अभी भी जैसे वो कश्मीर के ऊपर, अब वो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक है उसमें वो कश्मीर की बात फिर से उठी, और ये भी था कि वहां पे चीन के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन इन तमाम चीजों से अभी इनकी आखिरी कोशिश है, इससे कोई खास कश्मीर का मुद्दा उठाने से इनको इनकी घरेलू जो सियासत है उस पर कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। दूसरे के शायद सेना इससे भी नाराज है कि वो रूस से कुछ करीब हो गए और बैलेंस नहीं बना पाए, अमेरिका को लेकर अमेरिका से रिश्ते जो हैं वो बिगड़ते चले गए पाकिस्तान के। देखिए, वो सेना तो ये चाहती थी कि तीनों से अच्छे रिश्ते बन जाएं, हिंदुस्तान की रूस से डिफरेंसेस हो जाए और थोड़े से संबंध भी अच्छे हो जाएं, लेकिन न तो रशिया के भारत के साथ संबंध और दृढ़ होते रहे, वो डिफरेंसेस भी ये नहीं क्रिएट कर पाए, और फिर उसके अलावा ये भी था कि अमेरिकन से इनसे ज्यादा नाराज हो गए। ये ऐसे समय में रशिया का दौरा किया इन्हीं ने कि जिस समय वहां पे यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई, वो भी एक बड़ी समस्या हो गई। फिर पुतिन ने ये भी कह दिया कि हमने इनको नहीं बुलाया था, इन्हीं ने इन्विटेशन हमसे मांगा था तो हमने इनको बुलाया। तो ये बहुत ही देखा जाए तो बड़ा एम्बैरेसमेंट था, ये वहां पे मौजूद थे। दूसरी तरफ ये था सबसे बड़ी वजह, उससे सबसे बड़ी जो वजह थी, एक तो कश्मीर में ये कुछ नहीं कर पाए जो इन्हीं ने वादे किए थे कि हम बातचीत करेंगे वहां पे। दूसरी वजह इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब है पाकिस्तान की, जो हालात है मुल्क के अंदर वो मैं नहीं समझता कि आर्मी भी अगर सत्ता में आ जाए तो कंट्रोल कर पाएगी, और लीडरशिप क्राइसिस इतनी बड़ी है, कहां से कौन लीडर आएगा। तो ये जो अभी मौजूदा लीडरशिप क्राइसिस है, आर्मी भी शायद नए लीडर तलाश कर रही होगी, और इमरान खान की कुर्सी अगर माने कि लगभग तय है, कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि कुर्सी उनकी गई, पर ये एक चुनी हुई सरकार जो हिलती है तो ये पड़ोसियों के लिए और खास करके भारत के साथ जो भी रिश्ते रहे, पर भारत पर क्या इसका आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? देखिए, भारत के ऊपर भारत पूरी तरीके से सक्षम, भारत के लिए जो असर पड़ेगा वो इस, जब भी हमने देखा है पाकिस्तान में क्राइसिस आती है तो वो हमेशा आतंकवाद को बढ़ा दिया जाता है फौरन, और एक बड़ा थ्रेड की तरह पेश किया जाता है कि मुल्क में खतरा है भारत से, इस तरह की बातें वहां पे शुरू हो जाती। तो इसके लिए भारत तैयार है, भारत को मालूम है कि ये सब बातें हो सकती हैं, उसके लिए जो भी स्टेप लेना है सेना पूरी तरह से सक्षम है, और वहां पे डिप्लॉयमेंट भी है हर तरह का। तो भारत को जो करना है वो तो करना ही करना है। बिल्कुल। अब ये देखना है कि कौन अगला, क्या महमूद कुरैशी प्रधानमंत्री बनते हैं या इनको इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और इलेक्शन होगा, या क्या होगा, या सेना को स्वयं बाद में सत्ता हासिल करने की कोशिश एक बार जरूर करेगी। तो अभी यहाँ पर काफी असमंजस की स्थिति है जो कुछ घंटों में साफ होगी कि इमरान खान का वैसे रहना इस सूरत में, जैसे वो भी वजीर आजम बने हैं, वो तो लगभग नामुमकिन लग रहा है। नए लीडर कौन चुने जाते हैं, क्या वहां पे होता है, उसकी सियासत में देखना होगा। शुक्रिया आपका कमर आगा साहब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। पाकिस्तान में अभी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की एक मीटिंग हुई है विदेश मंत्रियों की, वहां पे चीन के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे हैं, वांग यी, और चीन के विदेश मंत्री उसके बाद भारत आए हैं। वो इस क्षेत्र के दौरे पर हैं। भारत के पहले पाकिस्तान रहे, अफगानिस्तान होते हुए वो भारत पहुंचे, और उसके बाद नेपाल का कार्यक्रम है। वैसे उनका ये जो भारत दौरा है उसे काफी लो प्रोफाइल रखा गया है, यानी इसके बारे में दोनों ही पक्षों की तरफ से, चीन और भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया गया। फिर भी इस दौरे की बड़ी अहमियत है।
अहमियत क्यों? क्योंकि लगभग 2 सालों में लद्दाख के साथ जो तनाव हुआ था, जो फेस ऑफ आर्मी के आमने सामने जो सेना थी, उसके बाद ये पहली बार है कि चीन का कोई आला अधिकारी भारत के दौरे पर है। चीन के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे, ऐसा कार्यक्रम उनका है शायद, और साथ ही एनएसए से मिलने की भी खबर आ रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। ध्यान रहे कि यह दौरा एक ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो अनसुलझा है और दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन युद्ध पर हैं। उसे लेकर तमाम बैठकें हो रही हैं, नेटो की, ईयू की, G7 की। इसी साल के आखिर में वैसे ब्रिक्स सम्मेलन भी होना है और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन इसमें भारत की शिरकत चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत और चीन के बीच अनसुलझे सीमा विवाद के साथ सभी चीजें सामान्य नहीं रह सकती। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान में OIC सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां जम्मू कश्मीर पर उनके बयान पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। OIC की अध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा था, जहां उसके विदेश मंत्रियों की मीटिंग में कश्मीर पर पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों की टिप्पणी पर चीन के विदेश मंत्री ने हाँ में हाँ मिलाई। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से इस पर सख्त बयान जारी किया गया। बयान में वांग यी का नाम भी लिया गया और कहा गया है कि भारत चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देने से परहेज करता है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कॉलेज कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि सैन्य तनाव के बाद जिस तरह चीन और भारत के रिश्तों में करवट बदली है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। Anticipated, for example, the turn that India's relations with China have taken in the last 2 years. Any prudent policy, therefore, backs its posture with capabilities and deterrence. A big responsibility of Indian diplomacy, therefore, is to create the widest set of options for such contingencies. This could mean acquisition of defense capabilities and other supportive measures, or securing the understanding for our policies and actions from the international community. Where China was concerned, the diplomatic interactions that are going on in parallel to the military standoff since May 2020 illustrate that foreign and defense policies are really joined at the hip. The leveraging of a multipolar world has been particularly visible in terms of weapons and technologies needed by our defense forces. That a Rafale aircraft acquisition from France can take place at the same time as that of an MH-60R helicopter or a P-8 aircraft from the United States, the S-400 missile system from Russia, or the spice bombs from Israel, speak volumes of our nimbleness. और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी। ब्रह्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सबसे पहले चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के भारत दौरे पर आपका आंकलन कितना अहम है? ये दौरा, इसे काफी लो प्रोफाइल रखा गया है, लेकिन ये काफी हाई प्रोफाइल इस मामले में है कि लद्दाख फेस ऑफ के बाद पहली बार एक वरिष्ठ मंत्री जो हैं चीन के, वो भारत आ रहे हैं। हालांकि वो इस क्षेत्र के दौरे पर हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत चर्चा भी, दोनों तरफ से कुछ ऐलान भी नहीं हुए हैं। सिग्निफिकेंस, इसका महत्व आपके हिसाब से कितना है? दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक दिन तो भारत वांग यी की स्टेटमेंट पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कल ही भारत का प्रोटेस्ट आया जो वांग यी ने बोला पाकिस्तान में, और आज वांग यी को इंडिया ने वेलकम किया, तो ये थोड़ा ऑड लग रहा है। दूसरी बात की जो चीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो सबसे कमजोर मिनिस्ट्री है, और जो इस समय जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो एक मिलिट्री क्राइसिस है, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिट्री विंग है चीन में। ये पीएलए चीन का नेशनल मिलिट्री नहीं है, बल्कि पार्टी का मिलिट्री विंग है। तो इस मिलिट्री क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए वांग यी कोई इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर नहीं है, मगर जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जरूरी हैं, क्योंकि इस क्राइसिस में मिलिट्री टॉक्स रिसेंटली फेल हुए, तो अब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं, तो उस हिसाब से वांग यी का दिल्ली आना इंपॉर्टेंट है। जी, और ऐसे समय में आना, इसकी टाइमिंग पे आप क्या कहेंगे? ये
जाहिर है कि शेड्यूल्ड विजिट है, पर एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है रूस और यूक्रेन के झगड़े पे, रूस के आक्रमण पे, और उसमें नेटो से लेके G7 और EU तमाम बैठकें हो रही हैं। चीन का रुख क्या रहा है इस पर ध्यान है। अमेरिका और चीन में इस बात पे भी टिप्पणी हुई है, अमेरिका ने टिप्पणी की है। भारत का रुख क्या रहा है इस पर भी अमेरिका ने कमेंट किया है कि भारत ने अभी तक कोई साफ कंडेम नहीं किया रूस को। चीन एक तरह से बीच का रास्ता लेके भी चल रहा है। तो ये जो टाइमिंग है, रशिया यूक्रेन पर पूरी दुनिया की नजर है, और ऐसे में यहाँ पर चीन के विदेश मंत्री का दौरा, इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया का अटेंशन रूस के आक्रमण पर है, जो रशियन एग्रेशन हो रहा है उसी पर स्पॉटलाइट है। मगर भारत इस समय चीन का एक एग्रेशन फेस कर रहा है। ऑलमोस्ट 23 मंथ्स पास हो चुके हैं और एग्रेशन अभी भी चल रहा है, और इस एग्रेशन पर इंटरनेशनल अटेंशन शुरू से नहीं रहा, क्योंकि भारत के नेता इसके बारे में, इस एग्रेशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं, और भारत की सरकार इस एग्रेशन को एक इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश नहीं की है। तो उसके बावजूद असलियत यह है कि करीब 2 लाख भारतीय सैनिक इस समय हिमालयन बॉर्डर्स में डिप्लॉयड हैं चीन के खिलाफ। तो ये बहुत ही बड़े संख्या में ये डिप्लॉयमेंट भारत की चीन के बॉर्डर एग्रेशन के खिलाफ 23 महीने से चल रही है। तो ये एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री क्राइसिस है, क्योंकि इस क्राइसिस से पूरी एक फुल फ्लेज वॉर भी शुरू हो सकती है। इस सिचुएशन में वांग यी का आना इंपॉर्टेंट है, मगर इस विजिट से मेरे ख्याल से कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा। जरूर कोशिश की जाएगी कि कोई सोल्यूशन निकले, मगर जब रिसेंटली मिलिट्री टॉक से कुछ नहीं हुआ, कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इस समय कई स्टैंड ऑफ्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं भारत और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में। तो इन स्टैंड ऑफ्स को खत्म करना, डिसएंगेजमेंट शुरू करना, डी एस्केलेशन के बाद, और फिर उसके बाद फिर थर्ड स्टेज में डी इंडक्शन, क्योंकि करीब 2 लाख सैनिक तो चीन की तरफ से हैं और 2 लाख करीब भारत की तरफ से। इनको हटाने के लिए एक लंबा प्रोसेस शुरू होगा जब स्टैंड ऑफ्स खत्म होंगे। स्टैंड ऑफ्स खत्म करने के लिए एक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव चाहिए, और उस हिसाब से मेरे ख्याल से वांग यी का आना इम्पोर्टेंट है। जी, ये जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, मामले जो हैं बॉर्डर पे वो अनसुलझे हैं, और उस बीच में विदेश मंत्री का दौरा है चीन के, ये इस नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले एक कार्यक्रम में ही एस जयशंकर विदेश मंत्री ने ये जो कहा कि जिस तरह का टकराव रहा भारत और चीन के बीच में, उसके बाद भारत और चीन के रिश्तों ने करवट बदली है, उसमें बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि एक ऐसा समय था जब सेनाएं आमने सामने थीं, और इस समय तमाम तरह की बातचीत, चाहे वो मिलिट्री टॉक्स हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक बातचीत हो, जहां भारत और चीन अब खड़ा है, उसमें किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स अभी भी जारी हैं, इससे तो क्लियर मैसेज है कि भारत और चीन के रिश्तों में काफी डिटोरेशन हुआ है पिछले 2 सालों से। एक तरफ तो भारत ने जो चीन की मिलिट्री चैलेंज है उसके खिलाफ जो डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, उससे तो क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि भारत इज फेसिंग अप टू द चाइनीज मिलिट्री चैलेंज। मगर दूसरी तरफ आप देखिए, जो चीन के जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत को, वो बढ़ रहे हैं हर साल। पिछले साल ऑलमोस्ट 50% बढ़े चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। तो एक तरफ चीन आक्रमण कर रहा है भारत के खिलाफ, दूसरी तरफ फायदा भी उठा रहा है, पैसे भी बना रहा है। तो इस तरह की जो
स्थिति है जी, वो इंडिया के इंटरेस्ट को एडवांस नहीं कर रही है। पर क्योंकि अब जो विदेश मंत्री जयशंकर का बयान था वो इस सेंस में कह रहे हैं कि करवट ली है रिश्तों ने, यानी कि इंप्रूवमेंट हुआ है। और अब जब विदेश मंत्री यहाँ पे चीन के आ रहे हैं, जिस तरह का स्टैंड ऑफ रहा, वो भारत की कूटनीति की कामयाबी है। आप उस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से उन्होंने इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं कहा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो नहीं है चाइना इंडिया रिलेशंस में। जयशंकर कह रहे थे कि जिस तरह से इंडिया कई देशों से आर्म्स प्रोक्योर कर रहा है, जिस तरह से इंडिया अपनी पोजीशन समझा रहा है दुनिया को, उसमें भारत का सक्सेस हुआ है। मगर जहां पर चीन और भारत के रिश्ते हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है। एक फुल फ्लेश वॉर का स्पेक्टर खड़ा हुआ है, और इस स्थिति में स्पेशली जब अब दुनिया का टेंशन यूक्रेन और रूस के इन्वेशन पर है जी, तो इस स्थिति में क्योंकि यूक्रेन का इन्वेशन भारत के सिक्योरिटी पर भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं रूस के खिलाफ, उसका इम्पैक्ट भारत भी पड़ रहा है। तो इस स्थिति में जो इंडिया के चैलेंजेस हैं वो बढ़ रहे हैं जी। और अगर चीन के साथ इंप्रूवमेंट हो सकती है रिश्तों में, तो ये चीन के लिए भी फायदा होगा, भारत के लिए भी फायदा होगा। मगर इस समय बॉल चीन के कोर्ट में है जी। तो इस समय चीन के कोर्ट में आप कह रहे हैं कि पाले में गेंद है, और भारत के लिए जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा की वजह हैं वो बनी हुई हैं और चुनौतियां काफ़ी हैं। धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी हमसे बात करने के लिए। चीन के विदेश मंत्री भारत में हैं और उनका ये दौरा अहम है इस लिहाज से कि चीन और भारत के बीच जो टकराव रहा है, ऐसे में 2 साल में ये पहली बार एक चीन के बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री का दौरा हो रहा है। प्राइम टाइम में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उमर खालिद दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में बंद हैं। अदालत ने अपने आदेश में ये कहा है कि प्रथम दृष्टि में उमर खालिद के ऊपर लगे आरोप सही लगते हैं। आंदोलनकारी और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की दिल्ली दंगों के मामले में जमानत अर्जी कड़कड़डुमा अदालत में खारिज हो गई। 34 साल के खालिद सितंबर 2020 से आतंक विरोधी यूएपीए कानून के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं। उन पर कई और लोगों के साथ फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप हैं। उमर खालिद का रोल वही है जो कि 9/11 में कॉन्स्पिरेटर्स का था, जो कि बाहर बैठ कर के कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, अपने ग्राउंड लेवल वर्कर्स को अलग अलग जगह भेज रहे थे और एंड में जो अंजाम दिया, वही रोल उमर खालिद का है। उमर खालिद पर आतंक, राजद्रोह, दंगा भड़काने, धार्मिक नफरत फैलाने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये दलीलें दी थीं। फरवरी 2020 के सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाना, खालिद राजद्रोह का दिग्गज था, चुप्पी की साजिश के पीछे खालिद का हाथ था। 2019 में पहले चरण के दंगों में खालिद की दबी आवाज शामिल थी। 17 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के अमरावती में खालिद के भाषण ने दंगे के लिए उकसाया। खालिद धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील आंदोलनकारी के मुखौटे में था, क्योंकि प्रदर्शन स्थल मुस्लिम बहुल इलाकों में और मस्जिदों के नजदीक थे। सीए विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य भारत सरकार को नष्ट, अस्थिर और विघटित करना था।
खालिद ने लोगों को सड़कों पर आने को कहा ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच इस प्रोपेगेंडा का प्रचार किया जा सके कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत के बाद सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच फोन कॉल्स का सिलसिला जारी रहा। खालिद उन व्हाट्सएप चैट का हिस्सा थे जिनका इस्तेमाल साजिश को अमल करने में हुआ। दंगों के लिए भारत में और बाहर के देशों से फंड मिले। उमर खालिद की कोर्ट में दलील थी कि आरोप पत्र 9 बजे के चीखते हुए न्यूज चैनलों की स्क्रिप्ट जैसा था। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। गवाहों ने असंगत और मनगढ़ंत बयान दिए। जनता की राय प्रतिकूल करने के लिए आरोप पत्र मीडिया को दिया गया। खुफिया बैठक का कोई ठोस सबूत नहीं है। पुलिस ने बैठक का हवाला फेसबुक पर लगी तस्वीरों के आधार पर दिया। शहर में ऐसी घटनाएं होने पर आम लोग एक दूसरे को ऐसे फोन करते हैं। व्हाट्सएप चैट में फंसाने वाला कुछ नहीं है। सह आरोपी ने खालिद को 6 संदेश भेजे, लेकिन खालिद ने किसी का जवाब नहीं दिया। दिल्ली दंगों की साजिश के केस में अब तक 18 लोगों को आरोपी घोषित किया गया है, जिसमें अब तक सिर्फ 6 लोगों को जमानत मिली है। कुछ आंदोलनकारी जैसे नताशा नरवाल और देवांगना कालिता ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां पर आखिरकार उनको जमानत मिल पाई। कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।